देवभूमि के सभी छात्रों को संस्थान की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को मुख्य परीक्षा को लेकर। आपको बता दें कि मुख्य परीक्षा को लेकर आप में से कुछ छात्र अध्ययन भी कर रहे हैं, हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आपकी कापियां भी हमें निरंतर प्राप्त हो रही हैं। अभी भी कुछ लोगों को समस्याएं हैं। समस्याएं किस प्रकार की हैं कि अगस्त माह में आपकी परीक्षा प्रस्तावित है, आप सभी जानते होंगे, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो यह कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं कि हमें कहां से उत्तर लेखन करना चाहिए। तो उसी को लेकर कुछ चीज़ें हैं। बहुत सारे लोगों को अभी पाठ्यक्रम का नॉलेज नहीं है कि पाठ्यक्रम क्या है, किस तरह से हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे और आपसे अनुरोध भी यही रहेगा कि आप सबके पास कम से कम इतनी चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले आज की जो आपके साथ जो भी हमारे साथ जुड़कर उत्तर लेखन कर रहे हैं, आपको बता दें कि कम से कम आपके पास यहाँ पे 3 चीज़ें होनी चाहिए, 3 बेसिक चीज़ें होनी चाहिए। और इन 3 बेसिक चीज़ों में सबसे पहले जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपको देखने को मिलता है कि आप में से बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो अभी पाठ्यक्रम के बारे में जिनको अच्छे से नॉलेज नहीं है, जिनको पाठ्यक्रम की अच्छे से समझ नहीं है। तो सबसे पहले आप में से जो भी छात्र लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं उत्तर लेखन के कार्यक्रम में, जो हमारे साथ मिलकर उत्तर लेखन करना चाहते हैं या जो कर रहे हैं, आप सभी के लिए बता दें कि 3 चीज़ें आपके पास अब होनी चाहिए। अब इससे बिना इसके आपका काम नहीं चलने वाला है। सबसे पहली बात, पाठ्यक्रम आपके पास होना चाहिए, ठीक है। मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम आपके पास होना चाहिए। और ये जो मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम है ये प्रिंटेड रूप में भी आपके पास होना चाहिए। साथ ही साथ यदि आप जहाँ पे बैठ के पढ़ाई करते हो, स्टडी टेबल जहाँ पर आपका है, वहाँ फ्रंट पे आप इसको लगा भी सकते हो, ठीक है, वॉल पे चिपका भी सकते हो। दूसरा क्या है, अब जो आप उत्तर लेखन करते हो, एक आंसर पुस्तिका का फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट में ही उत्तर लेखन करें क्योंकि आपकी परीक्षा में समय कम बचा हुआ है, ठीक है। उस फॉर्मेट में ही आपको उत्तर लेखन करना है। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी बदलाव जो नया पैटर्न है, इस पैटर्न पर बहुत ज़्यादा परीक्षाएं आपकी नहीं हुई हैं, इस नए पैटर्न पर बहुत ज़्यादा मुख्य परीक्षा आपकी नहीं हुई है, तो विगत वर्षों से बहुत ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, यदि आपको पाठ्यक्रम की अच्छे से समझ है और पिछला वाला यदि आप प्रश्न पत्र सारा अपने पास रखे हैं तो उससे एक आइडिया लगा सकते हैं ज़रूर कि कौन से टॉपिक ऐसे हैं और किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाने हैं। तीसरा जो आपके पास होना चाहिए, ये क्योंकि हम अभी आपके पास ज़्यादा परीक्षाएं नहीं हुई हैं नए पाठ्यक्रम पे, तो नहीं उपलब्ध होगा, लेकिन पिछले वर्ष का, पिछली जो मुख्य परीक्षा हुई है उसका पेपर आपके पास ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। पिछली जो मुख्य परीक्षा हुई है उसका पेपर आपके पास ज़रूर होना चाहिए। 3 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, पाठ्यक्रम, आंसर फॉर्मेट और जो पिछला पेपर हुआ है वो प्रश्न पत्र। अब आप जो भी उत्तर लिखेंगे वो आंसर फॉर्मेट में लिखेंगे। अभी क्योंकि परीक्षा आपकी अगस्त में है तो 15 जुलाई तक जो छात्र हमारे साथ जुड़कर उत्तर लेखन कर रहे हैं, आप में से सभी छात्र जो हैं वो 15 जुलाई तक अभी समय सीमा को ना ध्यान में रखते हुए उत्तर लेखन कर सकते हैं, ठीक है। अभी परीक्षा के आधार पे जो समय सीमा निर्धारित की गई है, बिना इसकी चिंता के आपको उत्तर लेखन करना है। आपको अभी ये प्रयास करना है कि आपकी जो राइटिंग है वो सुधर जाए, राइटिंग में आपको सुधार देखने को मिल जाए, साथ ही साथ आपकी स्पीड थोड़ा सा और बेहतर हो जाए। आप जब उत्तर लेखन करने बैठते हो तो कलम जो आपकी पेन है, पेन और मस्तिष्क दोनों में आप कह सकते हो एक लयबद्ध दोनों हो जाएं। लयबद्ध होने का मतलब ये है कि जिस तरह से आपके दिमाग में विचार आते जाएं उसी स्पीड से आपकी पेन भी चलती रहे। और प्रयास यह करना है कि दिमाग में जो विचार है ना वो अब तेज़ी से आएँ, जल्दी आएँ। इसके लिए आपको लगातार लिखना होगा, लगातार अभ्यास करना होगा, ठीक है। क्योंकि अब यदि आप सोचो कि सोच कर आप लिखोगे तो वो समय आपके पास नहीं है। अब ऐसा होना चाहिए इस सिचुएशन में कि दिमाग में विचार आते जाएं और वही विचार पेन की सहायता से आपकी उत्तर पुस्तिका में उतरते चले जाएं, और वो भी बहुत तेज़ी से। तो सबसे पहली बात आप कर लीजिए, पाठ्यक्रम कर लीजिए अच्छे से, ईमानदारी के साथ लगा हूँ आपके साथ। यदि आप सहयोग दोगे तो निश्चित रूप से मुख्य परीक्षा पार करवा दूंगा, अच्छे से नंबर भी आएंगे। तो पाठ्यक्रम होना चाहिए, आंसर फॉर्मेट फिक्स होना चाहिए। दूसरा, पिछले वर्ष का जो है आपके पास प्रश्न पत्र होना चाहिए। आप जानते हैं आपका जो पाठ्यक्रम है वो बहुत ही लेंदी है,
मुख्य परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है बहुत ही लेंदी है और इसमें क्या है कि बहुत सारे ऐसे विषय हैं, बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिन पर आपको अच्छे से अध्ययन होना चाहिए, क्योंकि वहाँ से सेक्शन ए में भी प्रश्न पूछा जा सकता है, सेक्शन बी में भी पूछा जा सकता है, सी और डी में भी पूछा जा सकता है। क्योंकि आप में जो देखोगे 4 भाग में जो आपके प्रश्न पत्र को डिवाइड कर दिया गया, यही आपकी मुख्य परीक्षा को सबसे जटिल बना देता है। और यहीं से आपको, क्योंकि 4 भाग में डिवाइड तो कर दिया, फैक्ट आपको पता है तो आसान तो है चीज़ें, लेकिन जो लिखने का दबाव होता है परीक्षा भवन में कि प्रश्न ना छूटने पाए, वो बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, और आप में से प्रत्येक छात्र को एक ही सुझाव रहेगा मेरा कि जब आप उत्तर लेखन करने बैठते हो, तो प्रयास रहे कि जो अपनी शुरुआत हो वो सेक्शन सी और सेक्शन डी से हो। क्योंकि ज़्यादा शब्दों वाले जो प्रश्न हैं, 125 शब्दों वाले, 250 शब्दों वाले जो प्रश्न हैं, उनको यदि आप समय से निपटा देते हो, उनको यदि आप समय से हल कर लेते हो, तो आपका एक बहुत बड़ा बोझ कम हो जाएगा। क्योंकि उसके बाद 2 पंक्ति 4 पंक्ति वाले प्रश्न रहेंगे, जिनके 4 पंक्तियों में उत्तर देना रहेगा और आप आसानी से कर सकते हो। तो मेरा सुझाव यही रहेगा कि आप जब अभ्यास करते हो तो अभी पूरा अभ्यास करना है आपको 250 शब्दों में, उसी प्रश्न का 250 शब्दों में करो और उसी प्रश्न का 125 शब्दों में भी करो। ठीक है, और जब परीक्षा भवन में आप जाते हो, क्योंकि 15 जुलाई के बाद जब पूरा का पूरा पेपर आपको दूंगा मैं हल करने को कि ये आपका प्रश्न पत्र है, इसको आपको हल करना है, तो वहाँ पे आपको यही रणनीति अपनानी पड़ेगी। 15 जुलाई के बाद आपके लिए विधिवत प्रश्न पत्र, पूरा का पूरा प्रश्न पत्र दूंगा मैं, और उसी प्रश्न पत्र को आप समयबद्ध तरीके से करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो 3 चीज़ें आप कर दीजिए, पाठ्यक्रम, आंसर राइटिंग फॉर्मेट और मेंस पेपर, ये तीनों चीज़ें आप कर दीजिए। विनम्र आग्रह है आप सबसे, जो भी गंभीर हैं प्लीज़ कर दीजिए। और साथ ही साथ आज, क्योंकि आंसर नहीं दे रहा हूँ, कोई भी प्रश्न नहीं दे रहा हूँ लिखने को, तो आज और कल में ये जो पाठ्यक्रम है ये पूरा आपको रट जाना चाहिए। अगला 2 दिन, आज और कल 2 दिन में सिर्फ आपको एक काम करना है मेरे लिए और अपने लिए, कि जो पूरा पाठ्यक्रम है आपका मुख्य परीक्षा का, प्रारंभिक परीक्षा की अभी बात नहीं कर रहा हूं मैं, मुख्य परीक्षा का जो आपका पूरा पाठ्यक्रम है वो प्लीज रट जाइए और बहुत अच्छे से रट जाइए। कि यदि मैं पूछूं कि ये टॉपिक कहाँ पे है तो आप तुरंत बता दो, पेपर 3 में है, 4 में है, 5 में है। तो इस तरह का होना चाहिए और एक एक पेपर के टॉपिक रटे होने चाहिए। ठीक है, यदि 2 दिन में नहीं होता है परेशान नहीं होना, लेकिन 2 दिन पूरा अपना 100% याद रखिएगा, 100% अपने 2 दिन का पूरा समय सिर्फ पाठ्यक्रम को रटने में लगाना है, पाठ्यक्रम को कंठस्थ करने में लगाना है। क्योंकि यदि आपके पास पाठ्यक्रम नहीं रटा है, पाठ्यक्रम नहीं पता है, तो निश्चित रूप से आप भटक जाओगे और चीज़ें कर नहीं पाओगे। जब आपको पाठ्यक्रम पता रहेगा, मैं पढ़ाऊँ, मैं आपको प्रश्न दूँ लिखने को या कहीं और कोई दे रहा है, तो आप तुरंत पकड़ तो सकते हो कम से कम कि सर ये हमारे टॉपिक में नहीं है, ये तो हमारे यहाँ है ही नहीं पाठ्यक्रम में, आप बता तो सकते हो। तो पाठ्यक्रम का नॉलेज सबसे ज़रूरी चीज़ है। और यहाँ पे मैं आपको कुछ, अब इसके आगे मैं कुछ उत्तर पुस्तिका आपको शेयर कर रहा हूँ जो आपने लिखी हैं, आप सब ने लिखी हैं। उनमें बहुत सारी कमियाँ होती हैं, जैसे शब्दों की कमियाँ होती है, ग्राफ आप अच्छे से नहीं ड्रॉ करते हो, चित्र आप अच्छे से नहीं बनाते हो, तो उसको भी मैं शेयर कर रहा हूँ, उसको भी देखें और उन कमियों से सीख लेते हुए बेहतर उत्तर लिखने का प्रयास करें और अपनी कमियों को दूर करें। तो आपसे विनम्र आग्रह है आज के दिन कि ये चीज़ें आप करें और इसको करने के बाद हम फिर मिलेंगे कल, और कल मैं निश्चित रूप से एक प्रश्न आपको दूंगा, लेकिन उसको सोमवार को शेयर करना होगा। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। नमस्कार आप सभी को, आज़ाद बीपीएससी के इस YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम विशेष रूप से बात करने वाले हैं उत्तर लेखन की, और उत्तर लेखन में जो आपकी एक मूल्यांकन कक्षा को लेकर मैंने बात किया था, जिसके संदर्भ में 3 से 4 दिन पहले एक वीडियो भी आ चुकी है, जिसमें मैंने आपके लिखे हुए कुछ उत्तरों को यहाँ स्क्रीन पर दिखाकर उनकी कमियों के बारे में बताया था। तो आज की जो ये कक्षा है ये भी मूल्यांकन क्लास पर ही आधारित है। आज भी हम पिछले आंसर को, जो कल आपको प्रश्न दिया गया था, उसका उत्तर आप में से जितने छात्रों ने लिखा है सभी की कॉपियाँ यहाँ पे मैं दिखाऊंगा क्रम से, और उनमें से कुछ कमियां हैं, किसी में कुछ कमियां हैं, किसी का आंसर बहुत अच्छा है, तो जिसका अच्छा है या जिसमें कमियां हैं वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। इसके साथ साथ आप में से बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि सर जो है टॉपिक वाइज कराया जाए, तो आपको बता दें कि अभी तक जितनी चीज़ें कराई गई हैं
कहीं ना कहीं आपके पाठ्यक्रम से जुड़ती हैं। पाठ्यक्रम से बाहर अभी कुछ भी नहीं कराया मैंने, तो पाठ्यक्रम का ही उत्तर लेखन कराया जा रहा है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आवश्यकता है कि आप निरंतर जुड़े रहें। जितनी चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं, प्रत्येक प्रश्न जब आप हल करते हो, जब आप उसका उत्तर लिखते हो, कहीं पे एक कॉपी आप बनाओ जहाँ पे टॉपिक वाइज भी आप नोट करते हुए चलो कि क्या क्या टॉपिक आपका अभी तक कंप्लीट हुआ है। जैसे प्लेट विवर्तनिकी से लेकर पृथ्वी की आंतरिक संरचना से लेकर भूकंप तक की जो चर्चा थी वो हमने समाप्त की है। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इसको भी आप हूबहू जैसे आपका टॉपिक वाइज चल रहा है उसी क्रम में उनको नोट करते हुए आगे बढ़ें। आज इस विशेष कक्षा में 5 से 6 कॉपियों को मैं दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा, जिसकी भी अच्छी भी होगी, क्योंकि मैंने ऐप में अभी चेक नहीं किया आपकी कॉपियों को, तो मैं बता नहीं सकता किसका बहुत अच्छा है या किसका ख़राब है। तो सारी चीज़ें यहीं पे आपको बताई जाएंगी और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जिन कमियों के बारे में यहाँ पे आपको बताया जाए, जिन कमियों को यहाँ पे इंगित किया जाए, आगे से जब आप उत्तर लेखन करें तो उन कमियों का आपको ध्यान रखना है, उन कमियों का ध्यान रखना आपके लिए ज़रूरी है। तो चलिए आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। और बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो अभी इसी उपापोह में हैं कि उनको मुख्य परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो आपको बता दें कि जब भी आपने सोचा कि आपको राज्य विशेष का एग्ज़ाम देना है, फर्स्ट डे से आपको मुख्य परीक्षा के लिए जुटना चाहिए। और यदि आप नहीं लगते हैं तो कहीं ना कहीं नुकसान उठा बैठते हैं। यदि आप देखो सभी राज्य विशेष उत्तर भाषी जितने भी राज्य हैं, उत्तर आप कह सकते हैं हिंदी भाषी जितने भी राज्य हैं, ठीक है, इनमें सभी की आप तुलना कर लो मुख्य परीक्षा की। सबसे आसान मुख्य परीक्षा यदि किसी राज्य विशेष की है तो वो है बिहार राज्य विशेष की परीक्षा। और बिहार राज्य विशेष की परीक्षा कोई भी छात्र जिसकी स्पीड अच्छी हो, जिसकी राइटिंग अच्छी हो, वह निकाल सकता है। निकाल सकने का मतलब कि प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई किया हो तभी निकाल सकता है। और जब कोई बच्चा प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई करेगा तो निश्चित रूप से उसको उतनी जानकारी विषय वस्तु की होगी और आसानी से कर सकता है। तो जब आप राज्य विशेष के बारे में या यूपीएससी के बारे में उत्तर लेखन करते हो तो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है विशेष रूप से कि आपका कोई भी प्रश्न छूटे ना। और जब आप बिहार राज्य विशेष में उत्तर लेखन करते हो, यहाँ तो अगर आपका एक भी प्रश्न छूट गया तो वहीं पर जो आपकी उम्मीदें थी ना वो समझ लीजिए ख़त्म हो जाती हैं। क्योंकि एक प्रश्न यहाँ पे यदि बात करें तो 38 नंबर का होता है या तो 36 नंबर का होता है। और यदि 38 और 36 नंबर किसी एक पेपर में आपके कम हो गए तो निश्चित रूप से आप औरों से बहुत दूर हो गए। तो कहने का मतलब है कि आपको सबसे पहली बात जो मैं बोलता हूँ, हमेशा आज भी बोल रहा हूँ, कि आपको अपनी राइटिंग स्पीड बढ़ानी है। जितना आप मैक्सिमम कर सकते हो उतना करना है। यह नहीं परेशान होना कि आपकी लेखनी वर्तनी कोई नहीं पढ़ पा रहा। यदि कोई दूसरा पढ़ ले रहा है उतना पर्याप्त है। वहाँ पे सुंदर, जैसे आप बचपन में लिखते थे, इमला लिखते थे आप बचपन में, तो उस तरह से जो है सुंदर सुंदर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। क्योंकि आपको समय का भी ध्यान रखना है, आपका कोई प्रश्न ना छूट पाए इसका भी ध्यान रखना है। तो ज़रूरी क्या है कि स्पीड आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात, पहले दिन से ही सबको स्पीड पर काम करना है। जब मैंने बोला था कि अभी आप प्रथम स्टेज पे हो और अभी आप प्रथम स्टेज में ही चल रहे हो, तो मैंने बोला था आप कहीं से भी प्रश्नों से जुड़े हुए जो फैक्ट होते हैं वो इकट्ठा कर सकते हो। आप नकल मार सकते हो, रट्टा मार सकते हो, आप जो है अपने नोट से इकट्ठा कर सकते हो, मानक पुस्तकों से उस टॉपिक को आप खोज सकते हो। सब कुछ कर लो, खोज के रख लो, सब कुछ सामने रख लो। लेकिन जब लिखने बैठना है ना तो एक प्रॉपर स्पीड आपकी होनी चाहिए। और मैंने निकाल के आपको कैलकुलेशन बताया था कि कम से कम 1 मिनट में आपकी जो स्पीड होनी चाहिए वो 20 शब्द की होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए। ये कम से कम है, न्यूनतम स्पीड में बता रहा हूँ, कम से कम 20 शब्द होने चाहिए 1 मिनट में। और इस स्पीड को आपको बनाए रखना है, ठीक है। अब आइए चलिए एक एक करके कॉपियाँ देख लेते हैं। सबसे पहली कॉपी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, राइटिंग तो बहुत ही सुंदर है और नाम शायद यहाँ पे लिखा नहीं हुआ हो, कॉपी में नाम नहीं लिखा गया है। आप कॉपी में भी नाम लिख सकते हैं, ठीक है। एक कॉर्नर पर कहीं भी टॉप में आप नाम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो बहुत ही सुंदर तरीके से, राइटिंग तो बहुत ही अच्छी है, लिखा गया भूकंपीय तरंगें क्या होती हैं, भूकंप से किसी प्रकार की क्षति देखने को मिलती नहीं है। भैया यहाँ पे है किस प्रकार की क्षति देखने को मिलती है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखें। शाब्दिक त्रुटियां जरूर देखें। आप में से अधिकांश छात्रों में यदि देखा जाए तो हिंदी के जो शब्द हैं ना वो बहुत गलत आ रहे हैं, मतलब आपकी शाब्दिक त्रुटियां बहुत ज़्यादा है। और जिनका ऐसा होता है मैं कमेंट भी करता हूं, आपको वॉइस नोट के माध्यम से बताता भी हूं कि सबसे पहले आप जो है सब कुछ छोड़ दीजिए, पहले अपनी जो हिंदी की लेखनी है ना उसको सुधारिए, ठीक।
तो यहाँ पे क्या है, भूकंपीय तरंगे क्या होती हैं, भूकंप से किस प्रकार की क्षति देखने को मिलती है। सबसे पहली बात मैंने आपको बताया है कि कोई भी प्रश्न है उसको कितनी बार पढ़ना है, कम से कम 2 बार पढ़ना है। ठीक है, कम से कम 2 बार पढ़ना है। 2 बार पढ़ने के बाद क्या होता है कि उसके जो कुछ कीवर्ड होते हैं जिनके बारे में वो प्रश्न मांग कर रहा होता है उसको अंडरलाइन करना होता है। अब इसमें यदि आप देखें तो भूकंपीय तरंगे क्या होती हैं, तो भूकंपीय तरंगे इसका कीवर्ड है, आपका जो उत्तर है वो भूकंपीय तरंगों पर आधारित होना चाहिए। ठीक है, आगे क्या है, भूकंप से किसी प्रकार की क्षति देखने को मिलती है। अब भूकंप से किस प्रकार की क्षति देखने को मिलती है, तो यहाँ पे भूकंप से जो क्षति है ये दूसरा कीवर्ड है, इसको आपने अंडरलाइन कर लिया। और जब आपने अंडरलाइन कर लिया तो आपको यहाँ पे एक समझ बन गई कि आपका जो प्रश्न है ये 2 भाग हैं इस प्रश्न के। पहले भाग में पूछा जा रहा है कि भूकंपीय तरंगे क्या होती हैं, और दूसरे भाग में आपको बताना है कि भूकंप से किस प्रकार की क्षति होती है। तो अब आपको पता चल गया कि आपके प्रश्न की मांग क्या है, आपको यह भी पता चल गया कि आपका जो प्रश्न है उसको आपको 2 भागों में बांट कर लिखना है, और दोनों भाग आपको पता चल गए। अब यहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत होती है, यहीं पे समझने की ज़रूरत होती है कि क्या जो प्रश्न पूछा जा रहा है इसको सिर्फ पैरा वाइज लिखना है या चित्र और ग्राफ का भी प्रयोग इसमें आप कर सकते हो। तो इसमें जब आप देखते हो पहला, यदि हम देखें पहला भाग देखें कि भूकंपीय तरंगे क्या होती हैं, तो निश्चित रूप से इस भाग में आप चित्र भी बना सकते हो, ग्राफ्स के माध्यम से भी तरंगों को दिखा सकते हो। तो कहने का मतलब है कि यह भी डिसाइड हो जाना चाहिए। फिर आप नोट्स इकट्ठा कर लीजिए, फैक्ट इकट्ठा कर लीजिए इस प्रश्न से जुड़ा हुआ, और उसको क्रम डिसाइड कर लीजिए कि किस क्रम में क्या लिखना है, और उसके बाद आपको उत्तर लिख देना होता है। उत्तर जब आप लिख देते हो तो उसके बाद एक दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है कि प्रत्येक अपने लिखे गए उत्तर का पहली बार आप मूल्यांकन स्वयं करोगे। स्वयं आप पहले मूल्यांकन करोगे अपने उत्तर का, और जब आप अपने उत्तर का मूल्यांकन करोगे तो कुछ कमियां निश्चित रूप से आपको दिखाई देंगी, और आपका काम बनता है कि जब आप अपने उत्तर को शेयर करते हो उससे पहले मूल्यांकन के दौरान जो कमियां आपको मिलती हैं उनको दूर कर एक दूसरा बेहतर उत्तर लिखना होता है, और उसके बाद ही आप अपने उत्तर को ऐप में शेयर करते हो। जो लोग पहली बार देख रहे हैं आपको बता दें, आपको आज़ाद BPSC मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद लॉगिन करोगे आप, और वहाँ पे एक प्लस आइकन, बैचेज पे जाओगे, वहाँ पे प्लस आइकॉन पे क्लिक करना है, और वहाँ पे टाइप करना है BPSC एग्ज़ाम। जैसे ही आप BPSC एग्ज़ाम टाइप करोगे आप हमारे ग्रुप से जुड़ जाओगे जो उत्तर लेखन से संबंधित है, जहाँ पर आपके उत्तर लेखन के कार्यक्रम चलते हैं। कोई भी यदि समस्या होती है तो आपके मोबाइल ऐप में वहाँ पे कांटेक्ट नंबर दिए हुए हैं, बहुत सारे नंबर दिए हुए हैं, आप किसी पर भी फ़ोन करके बोल सकते हो कि BPSC उत्तर लेखन से संबंधित बैच से जुड़ना है या उस ग्रुप से जुड़ना है। कैसे जुड़ा जा सकता है, आप जुड़ सकते हो। और आपको बता दें ये पूरा का पूरा बैच निःशुल्क है। बहुत सारे लोग डेली कमेंट करते हो आप में से कि निःशुल्क है या पेड है, तो आपको बता दें ये निःशुल्क है। ठीक है, अब देख लेते हैं आप में से जिसने भी ये उत्तर लिखा है उनका उत्तर देख लेते हैं। बोला जा रहा है भूकंपीय तरंगे पृथ्वी की आंतरिक परतों व सतह पर चलने वाली ऊर्जा तरंगे होती हैं। देखो अब आपका जो उत्तर है तो यहाँ पे आपको कामा और पूर्ण विराम का अवश्य ध्यान रखना होता है, जो कि इस उत्तर में अभी देखो पहली पंक्ति समाप्त हुई है, यहाँ देखने को नहीं मिला है, होती है, यहाँ पे पूर्ण विराम लगेगा। इसके बाद आगे बढ़ोगे, जो भूकंप की क्रिया से उत्पन्न होती हैं पृथ्वी के अंदर जहाँ से यह तरंगे उत्पन्न होती हैं। अच्छा ठीक है, यहाँ बढ़िया है, आपने कामा का प्रयोग किया है, उसे उद्गम केंद्र कहते हैं। अब यहाँ पे कहते हैं तथा, तो यहाँ पे पूर्ण विराम नहीं लगना है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। जहाँ पे वर्ड समाप्त हो, आपकी एक पूरी पंक्ति समाप्त हो रही है, वहीं पर पूर्ण विराम लगाना है। यहाँ पे जुड़ रहा है शब्द, कहते हैं तथा केंद्र के ठीक ऊपर, ऊपर आपने क्या लिखा है, ऊपर, तो ऊपर और ऊपर शाब्दिक त्रुटियां ना करें। देखो राइटिंग अच्छी नहीं है चल जाएगी, लेकिन यदि आप हिंदी के शब्द गलत करेंगे तो वहीं से आपको, यदि एग्जामिनर ने आपकी एक आंसर में, पहले ही आंसर में 10 से 15 हिंदी के शब्द पकड़ लिए गलत, तो निश्चित रूप से उसका नुकसान आप उठा बैठोगे और पूरी की पूरी कॉपियाँ उसी के बेस पे चेक हो जाएंगी। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को एपिसेंटर या आदि केंद्र कहते हैं। बहुत अच्छा।
आगे आपने लिखा है कि भूकंपीय तरंगों के माध्यम से ही हम भूकंप का अध्ययन करते हैं, या भूकंपीय तरंगें 3 प्रकार की होती है। देखो, भूकंपीय तरंगों के माध्यम से जो हम भूकंप का अध्ययन करते हैं ये सबसे सटीक है और सबसे आधुनिक है। तो यहाँ पे यदि आप इन शब्दों का प्रयोग करते तो थोड़ा सा बेहतर होता है, क्योंकि भूकंपीय तरंगों के अलावा भी आपने पढ़ा होगा पहले कई और माध्यम बताए गए थे जिसमें भूकंप का अनुभव होता था। तो भूकंपीय तरंगों के माध्यम से जब आप बात करते हो तो यहाँ पे लिखना होता है कि भूकंपीय तरंगों के माध्यम से ही हम भूकंप का अध्ययन करते हैं। यह भूकंपीय तरंगें 3 प्रकार की होती हैं। सबसे सटीक जो भूकंप के बारे में जानकारी मिलती है आधुनिक समय में जो हम प्रयोग करते हैं वो भूकंपीय तरंगों के ही माध्यम से मिलती है। ठीक है, यह 3 प्रकार की होती हैं। पहला हो गया प्राथमिक तरंगें। अब ब्रैकेट में प्राथमिक तरंगों को जो है P से डिनोट किया जाता है, वो भी आपको यहाँ लिखना चाहिए। द्वितीयक तरंगें, इनको S से डिनोट किया जाता है, ये भी आपको लिखना चाहिए। धरातलीय तरंगें, इनको L से डिनोट किया जाता है, यह भी आपको यहाँ पे लिखना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आप लिखे हैं प्राथमिक तरंगें, अच्छी बात है। इसे P तरंगें भी कहते हैं। यह तरंगें सभी माध्यम में गमन करती हैं, इसकी तीव्रता सर्वाधिक होती है। बहुत अच्छा। आगे आपने लिखा कि यह एक अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। शब्द ही गलत है, देखो, यह एक अनुदैर्ध्य तरंग है, तरंगे हैं, ये आप देखोगे तो ये सही शब्द नहीं है। तो यह एक अनुदैर्ध्य तरंग है। तभी कहता हूं कि मैं जब आप अपना उत्तर लिखते हो तो उसका मूल्यांकन जरूर करना चाहिए। यदि आप एक बार अच्छे से इसको पढ़ोगे ना तो आप अपनी आधी कमियों को स्वयं ही बता सकते हो, स्वयं ही उसको चिन्हित कर सकते हो। ठीक है, आगे आपने बताया P तरंगों की तरंगदैर्ध्य सबसे कम होती है, जिसके कारण यह तरंग नुकसान कम करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और आपको बताना था कि जो P तरंगें होती हैं ये किसके समान गुणधर्म दिखाती हैं, ये ध्वनि तरंगों के समान गुणधर्म वाली होती हैं, वो भी आपको लिखना था। इसी प्रकार से जब आप S तरंगों के बारे में लिखते हैं तो वहाँ पे भी आपको बताना चाहिए कि ये जो तरंगें हैं ये प्रकाश, आप कह सकते हो प्रकाश तरंगों की तरह गुणधर्म वाली होती हैं, तो ये भी लिखना जरूरी होता है। ठीक है, इसे S तरंग कहा जाता है। इस तरंग की गति एवं तीव्रता P की तुलना में कम होती है, और P की तुलना में 40% कम होती है। एग्जैक्ट कितनी होती है आप नोट कर सकते हो, 40% कम होती है। ठीक है, लेकिन तरंगदैर्ध्य P तरंग की तुलना में अधिक होती है, जिसके कारण नुकसान अधिक होता है। यह तरंग केवल ठोस में गमन कर सकती है, यह एक प्रकार की अनुप्रस्थ तरंग है। और यहाँ पे दिखा देना चाहिए था कि इसके जो गुण धर्म होते हैं वो प्रकाश तरंगों के समान होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला आपका है धरातलीय तरंगे। बहुत अच्छा, इसे L तरंग भी कहा जाता है। यह केवल सतह पर, सतह आपका गलत है, सतह पर गमन करती है। इस तरंग की गतियों में तीव्रता बहुत कम होती है, लेकिन तरंगदैर्ध्य सर्वाधिक होती है, जिसके कारण इस तरंग से नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने बनाया है, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे P तरंगे, S तरंगे आपने दिखाया है। तो यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, अभी जैसे मैं चित्र ध्यान से देखूं तो यहाँ पे आपको पूरा नहीं बनाया, आपको पूरा दिखाना चाहिए था। भू प्रॉपर्टी, मेटल और क्रोड तीनों के बारे में लिखना चाहिए था कि कौन सा क्या है। ठीक है, तीनों को लिखना चाहिए था। फिर आप इसका सेंटर दिखाते। देखो ये जो लाइनिंग खींची गई है मैप में त्रुटि है, क्योंकि P तरंगे जो होती हैं सेंटर से होके जाती हैं, तो एक लाइनिंग आपको सेंटर पे केंद्र जो है जरूर बना देना चाहिए था। ठीक है, इसके बाद आपने 105 से 145, बहुत अच्छी बात है, 105 से 145। ठीक है, कहीं कहीं 102 से 143 लिखा है किसी पुस्तक में, कहीं पर 105 से 145, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, एक याद रखिएगा क्योंकि दोनों कभी साथ नहीं दिया रहेगा। तो 105 से 145 के बीच में P तरंग छाया क्षेत्र, अच्छी बात है, बढ़िया दर्शाया। लेकिन यहाँ पे S तरंग का छाया क्षेत्र क्या है उसको आपने नहीं दर्शाया, उसको भी यहाँ पे दिखाना चाहिए था कि S तरंगे कितने से कितने एंगल के बीच में, कितने से कितने कोण के बीच में S तरंगे नहीं दिखाई देती हैं, जिसके चलते हमें पता चलता है कि कुछ माध्यम जहाँ पे S तरंगे नहीं दिखाई देती हैं वो द्रव अवस्था में है, क्योंकि S तरंगे जो हैं वो द्रव अवस्था में गति नहीं कर पाती हैं, वो भी आपको दिखाना चाहिए था। चलिए, और रही बात सरफेस वेव की, तो सरफेस वेव पूरे सरफेस पर है, बहुत अच्छे तरीके से दर्शाया है। इस चित्र को ना जैसे आपने यहाँ पे दिखाया है तो यहाँ पे एक तरह से लग रहा है आपने पेज बचाने का प्रयास किया है। ठीक है, तो पेज नहीं बचाना है, इसको जितने अच्छे से दर्शाओगे आप, शब्द भले कम लिखो
ठीक है। शब्द भले कम लिखो, आपके पास मान लो समय कम है तो आप जितना पी, एस और एल तरंगों के बारे में जितना आपने चर्चा की उसको आप सिर्फ एक चित्र के माध्यम से और इस प्रकार से चार्ट बनाकर लिख सकते थे और समय भी बचता और आप आसानी से दर्शा भी सकते हो। तो चित्र को कम से कम इस चित्र को आधे पेज पे अच्छे से बनाना चाहिए था और कहाँ पे क्या चीज़ें हैं उसको लिखना चाहिए था, तो थोड़ा सा और फर्क पड़ता। तो पेज नहीं बचाना है, यह भी आपको ध्यान रखना। बाकी राइटिंग आपकी बहुत सुंदर है। चलिए, अब है भूकंप से होने वाली क्षति अलग अलग प्रकार की होती है, ठीक है। अब भूकंप से क्षति मैंने आपको बताया कि जलमंडल, स्थलमंडल, समुद्र में आएगी तो सुनामी आएगी, स्थलमंडल पे आएगी तो या तो पर्वत हिलाएगी या तो पठार या तो मैदान हिलाएगी। और यदि पर्वत हिलाएगी तो क्या होगा, भूस्खलन होगा। समुद्र में आएगी तो क्या होगा, सुनामी आएगा, ठीक है। इसी तरह मैदानी भाग में आएगी तो क्या होगा, मैदानी भागों में दरार बनेंगे, फॉल्ट बनेंगे। तो ये चीज़ें हैं, बहुत अच्छे तरीके से आपने दिखाया है, बहुत अच्छी बात है। उत्तर आपका बहुत ही अच्छा है, ठीक है। चले, अब निष्कर्ष के बारे में मैंने आपको बताया था कि जब आप निष्कर्ष लिखोगे, ठीक है, आधुनिक समय में भूकंपीय तरंगों को भूकंप की जानकारी के लिए सबसे प्रामाणिक स्रोत, ये गलत लिखा है, ठीक है, प्रामाणिक स्रोत माना जाता है। लेकिन अभी भी कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिसके बारे में सटीक नहीं होता है भैया, सटीक होता है, आप लिखे हो सटीक जानकारी नहीं मिल पाई है, ठीक है। पहला, भूकंप आने को पहले जानवरों को कैसे पता चल जाता है, और इन जानवरों में विशेष रूप से जैसे सांप का जिक्र होता है, जैसे कुत्ते का जिक्र होता है, जैसे चूहों का जिक्र होता है, उनके बारे में आपको लिखना था। ब्रैकेट में आप लिख सकते थे। इसके साथ साथ आपको जैसे मैंने बताया कि मध्य जून, तो आप ऐसे इंग्लिश में नहीं लिखोगे कि आधा मध्य आपने हिंदी में लिखा और जून इंग्लिश में लिख दिया, ऐसा आपको नहीं लिखना है। मध्य जून, तो जब आप हिंदी में उत्तर लेखन कर रहे हो तो सारे वर्ड आपके जो हैं वो हिंदी में होने चाहिए, ठीक है। मध्य जून, मध्य दिसंबर में आने वाले भूकंप अधिक विनाशकारी होते हैं, बहुत अच्छा। तीसरा, अधिकांश बारे में यह देखने को मिला है, अधिकांश बारे में, ये गलत थोड़ा सा है शब्द, जिसमें भूकंप आते हैं वहाँ कुछ समय के बाद वर्षा अधिक होती है। अक्सर भूकंप के साथ ही वर्षा होती है और इसी के कारण ऐसा माना जाता है कि जो ये भूकंपीय तरंगें होती हैं ये कहीं ना कहीं हमारे स्थल को तो प्रभावित करती हैं, स्थलमंडल को, साथ ही साथ ये वायुमंडल को भी प्रभावित करती हैं, जिसके कारण संघनन और इस प्रकार की क्रियाएं होती हैं और वर्षा भी देखने को मिलती है। ये अक्सर होता है, भूकंप के साथ साथ वर्षा होता है। एक तो भगवान भूकंप की वजह से बोला जाता है ना कि ऐसे ही समस्या खड़ी होती है, लोग दबे होते हैं, लोगों के पास इधर उधर सामान शिफ्ट करने में लोग व्यस्त होते हैं, चीख पुकार मची होती है और उसी दौरान वर्षा भी होती है, जिससे इस समस्या को यदि हम देखें तो दोगुनी लगभग समस्या यहाँ पे बढ़ जाती है। उत्तर बहुत ही अच्छा है। थोड़ी शाब्दिक त्रुटियाँ हैं, उनको दूर करना है। शाब्दिक त्रुटियों के साथ साथ चित्र को थोड़ा सा अच्छे से बनाना है, और जब चित्र भी अच्छे से बन जाए, शाब्दिक त्रुटियाँ दूर हो जाएं और आप समय पर आंसर लिख ले जाइए, तो समझ लीजिएगा कि आपके सिलेक्शन का जो तिथि है ना वो नज़दीक आ रही है। चलिए आगे देख लेते हैं। एक और उत्तर आया है। अब यहाँ पे यदि आप देखो, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, ठीक है, स्पष्ट नहीं दिख रहा है। एक तो आपने फ़ोटो अच्छे से नहीं भेजा है, दूसरी बात जितनी चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं, जितनी चीज़ें यहाँ पे स्पष्ट आ रही हैं, उनमें भी बहुत कमियां दिख रही हैं। जैसे आपने जो चित्र बनाया है वो आपने मजाक किया है, ठीक है, तो मजाक नहीं करना है, सीरियस होकर चित्र बनाना है। ये कौन सा चित्र है भूकंपीय तरंगों का, बताइए। आप में से जिनका भी ये उत्तर लेखन है, आप बताइए कि मैंने ऐसे चित्र आपको बताया था। आप उत्तर लेखन कर रहे हो, अभी चित्र नहीं बनाओगे मेहनत से, अभी आप मजाक करोगे, हल्के में लोगे, तो परीक्षा में भी चित्र नहीं बनेगा। तो थोड़ा इसको ढंग से बताना चाहिए था कि यहाँ पे कोर कहाँ है, मेंटल कहाँ है। इसके साथ साथ ये जो तरंगे हैं इनके बारे में अच्छे से दिखाना चाहिए था। आपने तरंग छाया क्षेत्र लिख दिया है, पी तरंग छाया क्षेत्र। अब भाई पी तरंग छाया क्षेत्र ये थोड़ी होता है। पी तरंग छाया क्षेत्र जो है, यदि हम बात करें तो कितने से कितने के बीच में होता है, वो आपने स्पष्ट रूप से यहाँ पे नहीं दर्शाया है। इसके साथ साथ यस तरंग जो है वो कहाँ पे आप कह सकते हो नहीं सतह पर स्पष्ट होती हैं, उनके बारे में भी दिखाना था। उत्तर आपका बहुत त्रुटिपूर्ण है, उत्तर को थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है। यस तरंग के बारे में भी आपने बताया, अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा इसको जो चित्र आप बनाते हो थोड़ा सा और व्यवस्थित बनाओ, ठीक है, और ढंग से बनाओ, प्रयास करो कि थोड़ा सा और सुंदर लगे देखने में,
कि देखने के बाद ये लगे कि हाँ इस उत्तर को पढ़ना चाहिए, ठीक है। और आपका ये फ़ोटो साफ नहीं आया, यहाँ पे स्पष्ट दिख नहीं रहा है कि आपने वर्डिंग क्या किया है। तो जब आप PDF बनाते हैं तो उस समय ध्यान रख लिया करें कि जब आप PDF बनाते हो कि आपको स्पष्ट दिख रहा है नहीं, अध्यापक अच्छे से पढ़ सकते हैं या नहीं, उस पर आपको अवश्य ध्यान रखना है। और आपके उत्तर की एक खूबी मैं बता दूं कि आपने जो चित्र बनाए हैं बहुत, आप भले ही अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, लेकिन आपने ये दर्शाने का प्रयास ज़रूर किया है कि आपको नॉलेज है, क्योंकि आपने P तरंगों का अलग बनाया, यश तरंगों का अलग बनाया, और यहाँ पे फोकस का आपने अलग बनाया, अधिकेंद्र का आपने अलग बनाया, एपी सेंटर और फोकस का अलग बनाया कि किस प्रकार से तरंगें निकलती हैं। सुंदर है, प्रयास भी अच्छा है, लेकिन जो आप चित्र बनाते हो थोड़ा सा उसको और अच्छा करो और राइटिंग में भी थोड़ा सा सुधार करो। तीसरी बात, मुझे लगता है कि आपने एक ही पेज में ज़्यादा लिख दिया है। जैसे ये होता है कि एक पेज की कुछ लिमिट होती है, तो कभी भी जब आप उत्तर लेखन करते हो आपके पास 4.5 पेज मिल रहे हैं। यूपीएससी का उत्तर लेखन नहीं कर रहे हो आप बिहार राज्य विशेष का कर रहे हो, 4.5 पेज मिल रहे हैं। तो उत्तर लेखन जब आप करते हो थोड़ा शब्द जो हैं आपके थोड़े बड़े बड़े लिखो। बड़े का मतलब ये नहीं कि बहुत बड़े, नॉर्मल जितने अच्छे लगते हो। जैसे अभी पूर्व वाली कॉपी में आपने देखा था बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया था, तो उस तरीके से थोड़ा सा करें। अभी आपको परेशान नहीं होना, आप प्रारंभिक दौर में हो, सीखने के चरण में हो, थोड़ा समय लगता है, 4 दिन में उत्तर लेखन नहीं आता है। कम से कम 1 महीने आप रेगुलर करोगे तो बहुत सारे फायदे आपको देखने को मिलेंगे। आपको देखने को मिलेगा कि प्रश्न आपको समझ में आता है, आपको देखने को मिलेगा प्रश्न से संबंधित जो विचार होते हैं कि उत्तर में क्या लिखना है वो तेजी से आता है। आप देखोगे कि आपकी जो राइटिंग है, स्टाइल है, वो बेहतर हुई है। आपकी राइटिंग में जो पहले खराब थी, बहुत अच्छी नहीं थी, वो सही हुई है। शाब्दिक त्रुटियां आपकी कम हुई हैं और आपकी राइटिंग की जो स्पीड है ना वो भी बढ़ी है। कब देखने को मिलेगा? 1 महीने बाद देखने को मिलेगा। और जब ये इसमें से कोई भी 2 से 3 लक्षण आपको देखने को मिलें तो आपको समझ लेना है कि अब आप दूसरे स्टेज में प्रवेश करने वाले हो। जब तक इनमें से कोई लक्षण आपको नहीं दिखता है, आपको यही मान के चलना है कि आप मेहनत नहीं कर रहे हो, अच्छे से इसको ईमानदारी से उत्तर लेखन नहीं कर रहे हो। क्योंकि जब आप दूसरे स्टेज में जाने वाले होगे तो इनमें से कम 3 से 4 लक्षण आपको दिखने चाहिए, और उसी के बाद हम बोलेंगे कि आप अब दूसरे स्टेज के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो प्लीज़, इस स्क्रीन पे नहीं दिखाई दे रहा है स्पष्ट, लेकिन यदि आपने जो मुझे भेजा है, ऐप में जो भेजा है, वहाँ पे स्पष्ट दिखाई देगा, तो निश्चित रूप से मैं वहाँ पे देखकर आपकी कमियों को बताऊंगा। देखो, बहुत सारे लोग होते हैं कि कमियां जब बताई जाती हैं तो फिर उनको अच्छा नहीं लगता, उनको लगता है कि ये तो खराब है, मेरी कॉपी में कमी बताई गई, दूसरे में नहीं बताई गई। देखो, जिसमें कमी दिखेगी वो बताई जाएगी। और यदि आपकी कोई कमी बताता है, जब आप कह सकते हो कि तैयारी कर रहे हो या पढ़ाई कर रहे हो और आपकी कोई कमी बताए ना, तो वो आपका अपना सगा है, उसके पास एकदम बहुत अच्छे से रहना है। अब देखो, एक उत्तर ये आया है। अब इसमें देखो, आपने फ़ोटो जो खींचा है थोड़ा सा पहले पेज का, ये गलत लगा दिया। अब मैं कैसे इसको पढ़ने जाऊँ बताओ? तो थोड़ा सा जब आप भेजते हो तो जिम्मेदारी ये आपकी है कि आप सही तरीके से भेजो, तभी तो हम उसको जज करेंगे। आपका उत्तर सही नहीं मिलेगा, अस्पष्ट नहीं रहेगा, आप पेज इधर का उधर लगा दोगे तो समस्या होती है। जैसे आप ईमानदारी के साथ लिखते हो, 2 मिनट का समय लगता है, अच्छे से फ़ोटो खींच के सबमिट करना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, भूकंप केंद्र बताया गया है। भूकंप केंद्र, भूकंप मूल, बहुत अच्छी बात है। पी तरंगों के बाद यहाँ पे मेंटल क्रस्ट, मेंटल क्रोड, ठीक है, बहुत अच्छी बात। दिखाने का प्रयास आपका अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा इस चित्र में भी सुधार करने की ज़रूरत है। ये आपको भी लग रहा होगा, इतना रफली अभी नहीं बनाना है। अभी आप एग्जामिनेशन हॉल में नहीं बैठे हो, ठीक है, अभी आप घर पे बैठ के बना रहे हो। तो जैसे आप अपने उत्तर को लिखने में 1 घंटे ले रहे हो, तो 5 मिनट चित्र बनाने में ले लो, थोड़ा सा अच्छे से बनाओ, क्योंकि अभी से आदत बनी रहेगी तभी चीज़ें बेहतर होंगी। ठीक है, अब आपने प्राथमिक तरंगों के बारे में बताया है, इनकी गति बताया है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। 8 से 10 किलोमीटर, बढ़िया है। द्वितीयक तरंगों के बारे में आपने बताया है, तृतीयक तरंगों के बारे में आपने बताया है, और इसके साथ साथ भूकंप से किस प्रकार की क्षति देखने को मिलती है, बढ़िया है। प्रयास बढ़िया है। थोड़ा सा चित्र आप जो बनाए हैं उस पर थोड़े से आपको प्रयास करने की और ज़रूरत है, चित्र थोड़ा सा
और बेहतर बने तो चीज़ें आपकी और बेहतर होंगी, ठीक है। और जब आप इसको आगे से जब आप शेयर करोगे तो ध्यान रखिएगा ये जो पेज इधर के उधर आ रहे हैं ये ऐसे नहीं आने चाहिए, अन्यथा रिजेक्ट कर दिए जाएंगे, ठीक है। अभी तक मैं किसी के उत्तर रिजेक्ट नहीं कर रहा हूँ। आप में से जितने भी छात्र जो भी भेज देते हो सबका चेक होता है एक तरफ से, लेकिन आगे से क्योंकि मुझे लग रहा है कि यदि इसी तरह से आप लोग करोगे तो रिजेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगला उत्तर देख लेते हैं और इसके बाद एक और बचा है। यहाँ पे वही प्रश्न है, प्रश्न तो सेम है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे पहला हेडिंग डाला गया है परिचय, इस तरह के हेडिंग की कोई आवश्यकता आपके उत्तर में नहीं होती है। जो आप परिचय लिख रहे हो इस तरह की कोई हेडिंग नहीं पढ़नी चाहिए आगे से, ठीक है। भूकंप के दौरान भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं जो केंद्र से सभी दिशाओं में बाहर की ओर प्रसारित होती हैं। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, भूकंपीय तरंगें क्या होती हैं, ठीक है। और आपने क्या बताया है, सबसे पहले आप यह तो बताओ ना भूकंपीय तरंगें होती क्या हैं। आप सीधा भूकंपीय तरंगें कैसे उत्पन्न होती हैं ये बताने लगे, ये तो गलत है ना। प्रश्न पूछा जा रहा है भूकंपीय तरंगें क्या होती हैं और आप क्या बता रहे हो भूकंपीय तरंगें कहाँ उत्पन्न होती हैं। तो यहाँ से मैच नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले ये स्टार्टिंग की आपकी लाइन है, प्रारंभिक लाइन है, यहाँ पे यदि कमियां होंगी तो दिक्कत है, तो इसको सुधार करें सबसे पहली बात, ठीक है। आगे यदि मैं देख लेता हूँ तो भूकंपीय तरंगें 3 प्रकार की होती हैं, पी तरंगें या प्राथमिक तरंगें अथवा अनुदैर्ध्य तरंगें, एस तरंगें या द्वितीयक। द्वितीयक आपका गलत लिखा हुआ है, ठीक है, द्वितीयक आप थोड़ा सा सही करें। अनुप्रस्थ तरंगें, एल तरंगें या सतही तरंगें, ठीक है। मुख्य भाग, इस तरह से आपको नहीं लिखना है प्रस्तावना मुख्य भाग, ये सिर्फ आपको जानने की चीज़ें होती हैं कि आप इसको याद रखें, तो इस तरह से कभी नहीं करना। ये हेडिंग नेक्स्ट टाइम से नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अक्सर भूकंप भूगर्भिक दोषों के कारण होती है, ये शब्द ही नहीं बन रहा है। आप सबसे बड़ी गलती क्या कर रहे हो, आप एक बार उत्तर लिखते हो, दोबारा आप लिखना नहीं चाहते हो और वही उत्तर आप सबमिट कर देते हो। जब आप एक बार पढ़ लो, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, अक्सर भूकंप भूगर्भिक दोषों के कारण होती हैं, अक्सर भूकंप भूगर्भिक दोषों के कारण होती हैं, ये कौन सा शब्द बन रहा है आप बताओ। तो जब आप एक बार पढ़ लोगे ना तो निश्चित रूप से आपको अपनी कमियां पता चल जाएंगी। खुद नहीं पढ़ पाते हो, नहीं आपके पास समय है, इतनी ज़्यादा व्यस्तता है, किसी दूसरे को लिख को दे दो कि भैया एक बार पढ़ लो, देख लो कहीं कोई कमी तो नहीं है। कम से कम वो जो आपके लाइन में पंक्तियों में कमी होगी, उसको हिंदी का नॉलेज होगा तो पूर्ण विराम, कामा, शाब्दिक त्रुटियाँ तो आपकी पकड़ सकता है। तो इस तरह से काम ना करो, ठीक है। आगे यदि हम देखें तो भूकंप के कारण निम्न प्रकार की क्षति देखने को मिलती हैं। झटके और भूमि का फटना, सुनामी, भूस्खलन, हिमस्खलन, बाढ़। चलिए अच्छी बात है, निम्न प्रकार की क्षति देखने को मिलती है, लेकिन जैसे मैंने बताया था कि आप सबसे पहले बता दो कि स्थल मंडल प्रभावित होता है, जल मंडल प्रभावित होता है, ठीक है। तो एक चार्ट नुमा बन जाएगा आपका, तो इस तरह से थोड़ा सा और अच्छा लगेगा देखने में। पहले आप इस तरह से बता दो, एक हो गया स्थल, दूसरा हो गया जल मंडल। इस तरह से बना दोगे तो थोड़ा सा एग्जामिनर भी देखेगा। आप जल मंडल पे देखोगे तो आप बोल दोगे सुनामी, ठीक है। अब स्थल मंडल पे आप देखोगे तो यहाँ पे आप बोल सकते हो बहुत सारी चीज़ें स्थल मंडल पे की कहाँ आएगी, पर्वत। स्थल मंडल को इस तरह से स्थल मंडल हो गया। अब स्थल मंडल पे भी 3 जगह पे, पहला हो गया पर्वत, दूसरा हो गया पठार, तीसरा हो गया मैदान। पर्वत, पठार, मैदान। अब पर्वत पे आएगा तो क्या होगा, भूस्खलन होगा। तो इसी तरह से लिखोगे तो पहला एक क्या हो जाएगा, लगभग आधा पेज आपका ये ले लेगा और एग्जामिनर तब आपका पूरा पढ़ने नहीं जाएगा, वो यहीं से देख लेगा कि बच्चे ने ये चीज़ यहाँ पे लिखा है और वहीं से उस आधार पे आपको नंबर दे देगा। इतना लिख लिया आपने। अब लिखने के बाद एक एक करके, जैसे स्थल मंडल के अंदर आए तो सबसे पहले पर्वत के अंदर आए, अब पर्वत के बारे में लिख लेना है कि पर्वत पे आएगा तो क्या होगा, इसी तरह से पठार पे आएगा क्या होगा, इसी तरह जल मंडल में जब आएगा तो क्या होगा। तब थोड़ा सा और अच्छा लगता है, तब उत्तर आपका थोड़ा सा और आकर्षक बनेगा और उसका फायदा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और हेडिंग नेक्स्ट टाइम से नहीं होनी चाहिए, मुख्य भाग और ये सारी चीज़ें आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चले, और यहाँ मुझे लगता है कि आपने 4.5 पेज से ज़्यादा लिखा है, इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है। जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसके बारे में लिखें और उसी आधार पे आपका उत्तर जज कर दिया जाएगा, ठीक है। बाकी ऐप से आप जुड़े हैं, जो भी इस उत्तर में कमियां होंगी ऐप में आपको बताया जाएगा। एक उत्तर और देख लेते हैं।
यहाँ पे है भूकंपीय तरंगे क्या होती हैं, भूकंप से किस प्रकार की क्षति देखने को मिलती है। चलिए उत्तर, अभी ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, उत्तर ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। भूकंप पृथ्वी की सतह के हिलने को कहते हैं या पृथ्वी के स्थल मंडल में ऊर्जा के अचानक मुक्त हो जाने का कारण होता है। भूकंप के उद्भव, अब देखो आप क्या बताने लगे हो, यहाँ पे बात हो रही है भूकंपीय तरंगों की और आप बताने लग रहे हो भूकंप क्या होता है, भूकंप कैसे उद्गम कैसे होता है। यहाँ पे आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको बोला जा रहा है भूकंपीय तरंगे, तो आप भूकंपीय तरंगों पे आओ ना, भूकंप पे क्यों पहुँच गए। यही कमियाँ होती हैं कि आप प्रश्न की मांग को नहीं समझते हो। प्रश्न किस लिए बोला जाता है कि आपको प्रश्न 2 बार पढ़ना है, 2 बार पढ़ने के लिए इसीलिए बोला जाता है कि आप 2 बार जब पढ़ोगे प्रश्न की मांग को आप समझ सकोगे, और जब आप प्रश्न की मांग को समझ जाते हो तो आप बेहतर उत्तर लिख सकते हो। ये आपका उत्तर गलत हो जाता है। यहीं से कोई भी एग्जामिनर होगा, जैसे ही आपने लिखा भूकंप के बारे में और उसने पढ़ा, यहीं पे आपको रिजेक्ट कर देगा, आगे पढ़ने की उसको ज़रूरत नहीं और आप नुकसान उठा बैठोगे। तो यह हमेशा ध्यान रखना है कि आपका जो उत्तर हो वो हमेशा प्रश्न की मांग पर हो। प्रश्न जो कह रहा है सिर्फ उतना लिखना है, बाकी उसके अतिरिक्त कुछ नहीं लिखना है। अब पूछ रहा है भूकंपीय तरंगे, अस्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है और आप बता रहे हो भूकंप, तो ये गलतियां हैं, इसको सुधार करिए। यदि आपको क्वालिफाई करना है मुख्य परीक्षा, नहीं क्वालिफाई करना है, भीड़ का हिस्सा रहना है, तो आप जिस तरह से कर रहे हो इसी तरह से आप करते रहो, कोई फ़ायदा आपको नहीं मिलने वाला है, सिर्फ समय की बर्बादी है। ठीक है। दूसरी बात, जिसकी भी ये कॉपी है थोड़ा सा राइटिंग में सुधार करो। ठीक है, राइटिंग में सुधार जरूरी है। पूर्ण विराम कामा कहाँ लगना है वो भी जरूरी है। ठीक है, हर जगह ऐसा नहीं होता, आधी आधी पंक्तियों में पूर्ण विराम नहीं लगता है। तो जहाँ पे शब्द पूरी एक पंक्ति समाप्त हो रही है वहाँ पे आप पूर्ण विराम लगाओ। तो पूर्ण विराम कामा का भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। आगे देख लेते हैं। यहाँ पे आपने लिख दिया सारी तरंगों के बारे में। इसके बाद चित्र भी आपने बनाया है, बहुत अच्छा। चलिए चित्र के बारे में हम देख लेते हैं। पी तरंग छाया क्षेत्र, अब आपने बनाया है पी तरंग छाया क्षेत्र। पी तरंग छाया क्षेत्र आपको पता है यहाँ टॉप में कहाँ से आ गया पी तरंग, ये वाला कहाँ से आ गया पी तरंग छाया क्षेत्र। देखो आपको स्पष्ट चित्र मैंने दिया था, ये तो आपने ठीक लिखा है, लेकिन ये चीज़ कहाँ से आ गया, ये तो दिखाना है चित्र में, वो चीज़ दर्शाना है जो एग्जैक्ट हो। अब चित्र में आप गलत चीज़ों को दर्शाओगे तो चीज़ें नहीं बनेंगी। देखो यहाँ पे आपने गलत दर्शाया है, ये जो आपने लिखा है पी तरंग छाया क्षेत्र, ये कहाँ पर है पी तरंग छाया क्षेत्र। यदि यहाँ पर है तो यहाँ लिखने की क्या आवश्यकता थी टॉप में, भूकंप के आप कह सकते हो अधिकेंद्र के पास आप लिखे हो पी तरंग छाया क्षेत्र, ये लिखने की आपको क्या आवश्यकता थी। तो चित्र आपका स्पष्ट होना चाहिए। नहीं आता बनाने, नहीं बना सकते हो स्पष्ट तो मत बनाओ, क्योंकि चित्र में यदि आप गलती करोगे तो वहीं से चीज़ें आपकी ख़राब हो जाएंगी। चित्र बनाना ज़रूरी है, बनाना ज़रूरी है, लेकिन बनाना तभी ज़रूरी है जब उसके बारे में आप सही डिस्क्राइब कर सको, सही उसके बारे में बता सको। आप चित्र बहुत अच्छा बना दिए और जानकारी आप गलत दे दो, पी तरंग के स्थान पे एस लिख दो, एस के स्थान पे एल लिख दो, तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला इस चित्र का। ठीक है, तो ये कमियां हैं, थोड़ी सी कड़वी बातें हैं, बुरी लगती हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि आपके लिए ही बताया जा रहा है और जो आपकी कमियों को बताए तो उससे लगातार जुड़े रहना चाहिए। ठीक है, तो इसको भी आप देख लीजिएगा और इसको सही करके दोबारा आपको सबमिट करना है। आज मैं कोई प्रश्न नहीं दे रहा हूँ आपके लिए, आज आपके लिए कोई प्रश्न सबमिट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन आज मैं वहाँ पे प्रश्न सेक्शन में ही सबमिट करूँगा कि जिसमें जो कमियाँ बताई गई हैं, आज के उत्तर में आपकी जो कमियां बताई गई हैं यही उत्तर आप दोबारा सबमिट करोगे। आज असाइनमेंट सेक्शन में असाइनमेंट आपका चला जाएगा और उसी के अंतर्गत आप इसी प्रश्न को दोबारा, इसी प्रश्न का उत्तर दोबारा लिखकर शेयर करोगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मूल्यांकन बहुत ज़रूरी है, जिस प्रकार से हम प्रश्न दे रहे हैं, जिस प्रकार से आप लिखते हो, उसी के साथ साथ मूल्यांकन भी ज़रूरी है। ठीक है, चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कम से कम लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा।